हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और कोई भी सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। तो सभी क्वेश्चन में डिफरेंट कंसेप्ट लगेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और वीडियो देखने के साथ में आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, क्योंकि ये सभी न्यूमेरिकल जो है आपको अपने हाथ से करने हैं, तभी आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको सॉल्यूशन करना है। उसके बाद में यदि आप सही कर लेते हैं तो आपको उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, और यदि नहीं कर पाते हैं तो भी आपको सॉल्यूशन देखना है। इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए सर्टेन वायर स्ट्रेचेज 0.9 सेंटीमीटर व्हेन आउटवर्ड फोर्सेज विद मैग्नीट्यूड एफ आर अप्लाइड टू ईच एंड। द सेम फोर्सेज आर अप्लाइड टू वायर ऑफ सेम मटेरियल बट विथ 3 टाइम्स द डायमीटर एंड 3 टाइम्स द लेंथ। द सेकेंड वायर स्ट्रेचेज। तो यहाँ पे आपको बताना है जो दूसरा वायर है उसमें कितना स्ट्रेच होगा, उसकी जो लेंथ है वो कितनी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप सभी को पता है, यदि मैं बात करूं एलोंगेशन या डिफ्लेक्शन की, डेल्टा बराबर होता है आपके PL/AE। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। डेल्टा बराबर PL/AE होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों जो वायर हैं उनमें जो मटेरियल है वो आपका सेम है। यहाँ पे लिखा गया है सेम मटेरियल एंड सेम फोर्स। तो यदि फोर्स भी सेम है और मटेरियल भी सेम है तो यानी कि आपका P जो है वो दोनों के लिए सेम है और E दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे चेंज कौन सा हो रहा है, लेंथ L और आपका एरिया A हो जाएगा। तो ये डेल्टा बराबर इज प्रोपोर्शनल टू L/A, या मैं कह सकता हूँ डेल्टा 1/डेल्टा 2 इज इक्वस टू L1/A1 हो जाएगा। और ये आपका रिवर्स हो जाएगा डेल्टा 2 का, जो कि L2, और ऊपर आ जाएगा आपके A2। यदि आपको ये प्रोपोर्शनल जैसा कुछ समझ में नहीं आया है तो यदि आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों में यहाँ पे P आएगा या FF आएगा तो कट जाएगा, और E दोनों में सेम आएगा तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो डेल्टा 1/डेल्टा 2 इज इक्वस टू हो जाएगा आपके L1 जो है उसको मैं L मान लेता हूँ, और आपका जो एरिया है, मान लो इस एरिया A जो है आपका π/4 D1 का स्क्वायर होगा, और A2 जो है वो आपका π/4 D2 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों π/4 है वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट डायमीटर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो D1 जो है उसको मैं डायरेक्ट D लिखता हूँ, तो D स्क्वायर हो जाएगा इनटू इसके लिए जो कितना देर का है 3 टाइम्स डायमीटर है तो 3D लिख देता हूँ, जो कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन जो L है वो भी कितना है, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल L। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर जाके 9 हो जाएगा और नीचे 3 है, यानी कि हमारा पास 3 आ जाएगा। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई 3। अब आपके पास डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी देर की है, क्वेश्चन में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको 0.90 सेंटीमीटर डेल्टा 1 की वैल्यू दे रखी है। तो 0.90/3 जो कि 0.30 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मेटल फ्लैट 40 mm वाइड 10 mm थिक सेक्शन एंड 2 मीटर लेंथ इज अंडर एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 40 kN इफ contraction in length is 1 mm and increase in width is 0.006 mm, what is the value of Poisson ratio। तो यहाँ पे आपको बताना है कि Poisson ratio कितना होगा। तो यदि हम बात करें Poisson ratio की, तो Poisson ratio क्या होता है, म्यू बराबर होता है, Poisson ratio को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो आपका म्यू है ये क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन जो है वो किस में हो रहा है, विड्थ में हो रहा है। तो विड्थ को मैं जो है आपके बी लिख रहा हूँ, और लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ के अंदर होता है तो आपका एप्सिलॉन एल हो जाएगा। अब जो है आपका विड्थ में चेंज कितना आ रहा है, यानी कि विड्थ में जो स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन कितना होगा, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ टू द लेंथ में क्या हो जाएगा, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ डेल्टा B/B
L/L। अब आपको यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि चेंज इन विड्थ कितना है, चेंज इन विड्थ है आपका 0.006, तो 0.006 और विड्थ है कितनी 40 इनटू लेंथ कितनी आपकी 2 मीटर है। लेकिन यहाँ पे देखिए चेंज इन लेंथ में कितना है 1 mm में, तो ये mm में है तो इसको भी हम mm में पुट करेंगे तो ये आपका 2000 हो जाएगा। इसको आप सिंपली सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.3, यानी कि म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0.3, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं, बस आपको जो है पॉइजन रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि सभी वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन निकालें। क्वेश्चन दिया गया है एन आई बोल्ट इज टू बी मेड आउट ऑफ स्टील हैविंग एन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इफ लोड टू बी लिफ्टेड यूजिंग दिस आई बोल्ट इज 500 किलोग्राम फोर्स, देन यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2 फाइंड द कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड फॉर आई बोल्ट। तो यहाँ पे आपको जो डायमीटर निकालना है बोल्ट का, तो यहाँ पे आपको दिया गया है अल्टीमेट स्ट्रेस दिया गया है और जो लोड है वो दिया गया है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है। यदि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में पता है तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती हैं आपके अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, लेकिन मैं वर्किंग स्ट्रेस की बात करूँ तो सिग्मा बराबर होता है लोड अपॉन एरिया। लोड को मैं यहाँ पे W से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए नोटेशन कहीं W या F कुछ भी हो तो आपको ध्यान नहीं देना है। तो लोड जो है आपका किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। लेकिन यदि मैं बात करूँ यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, लोड जो है किलोग्राम फोर्स में दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको यदि किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, इसको आपको जी से मल्टीप्लाई करना। जी की वैल्यू आप 10 भी ले सकते हैं और 9.81 ले सकते हैं। और एरिया जो है आपका कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, और d आपको यहाँ पे पूछा गया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दे रखी है 2, और अल्टीमेट जो स्ट्रेस है स्ट्रेंथ है वो कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 500 अपॉन, अब आपको यहाँ पे सिग्मा W की वैल्यू पुट करनी है 500 इंटू 10, और ये जो आपका एरिया है वो ऊपर चला जाएगा π/4 d स्क्वायर। यहाँ पे d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये तो आपका 2 है और ये आपका 10 है। मैं इसको क्या करता हूँ 2 इंटू 5 लिख देता हूँ। क्यों लिखता हूँ ये अभी आपको पता चल जाएगा। और नीचे आपका पाई है। यदि मैं इसका रूट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए 2 का स्क्वायर है और ये आपका 2 का स्क्वायर है, यानी कि यदि मैं इसका रूट करता हूँ दोनों का तो ये बार 4 हो जाएगा और अंदर आपका 5/पाई रह जाएगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 4 इंटू रूट ऑफ 5/5 mm, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है। कुल मिला के आपको जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर इजीली निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एन मटेरियल इज 100 गीगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पॉइजन रेशियो इज 0.25। व्हाट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ पे आपको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है या इस टाइप का या इसमें फॉर्मूला जो है वो कौन सा लगता है, तो 3 फॉर्मूला मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने कई एसएससी क्वेश्चन करवाए हैं, उनमें भी मैंने आपको ये बताया है। E आता है आपकी 2g1 + म्यू होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। और दूसरा फॉर्मूला होता है E 3k1 - 2 म्यू होता है। और आपका तीसरा फॉर्मूला होता है E 9kg/3k + g। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले हैं ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है किस में रिलेशन पूछा गया है, मॉड्यूलस रिजिडिटी और आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी पहला फॉर्मूला यूज आएगा E 2g1 + म्यू।
तो यदि ई की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पे कितनी है 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन आपको देखिए जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो भी उसका आंसर भी गीगा न्यूटन में है, तो आपको इसको भी गीगा न्यूटन में ही रखना है। तो ये आपका 100 हो जाएगा इज इक्वस टू 2, जी की वैल्यू आपको पूछी है 1 प्लस म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25। बस आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है और जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आपके हो जाएगा 1.25। इसको आप सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है, कितना आ जाएगा, ये आपका 2.5 होगा और 100/2.5 यानी कि 40 आ जाएगा गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए रोड हैविंग ए डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 2 मीटर, इट एक्सपीरियंस heating from temperature 50 degree Celsius to 200 degree Celsius. The coefficient of thermal expansion is alpha is equals to 10 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius and Young modulus is 250 गीगापास्कल। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया है जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से आपको थर्मल स्ट्रेस जो डेवलप हो रहे हैं वो आपको पूछा गया है। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ई अल्फा डेल्टा टी। ये डेल्टा टी जो है, डेल्टा और टी अलग अलग नहीं है, डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस है, ई अल्फा डेल्टा टी। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सिग्मा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ई यहाँ पे आपको यंग मॉड्यूलस जो है वो कितना देर का है 250 गीगापास्कल। तो मैं इसको मेगापास्कल में पुट करूँगा तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इनटू अल्फ़ा की वैल्यू आपको दे रखी है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस, तो 50 था और फिर बाद में हो गया 200, यानी डिफरेंस कितना हुआ या इंक्रीज़ कितना हुआ, ये हुआ आपके 150 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसको आपको सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए ये 10 टू द पावर 3 है और ये एक ज़ीरो हो गया, 2 ज़ीरो हो गए, ये 3 ज़ीरो, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 6 से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास बचेगा 25 इंटू 15 जो कि 375 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा 375, ये मेगापास्कल में है क्योंकि हमने ये जो वैल्यू है ई की वो मेगापास्कल में पुट की थी, तो हमारा आंसर भी मेगापास्कल में आ जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल ऑफ 500 mm diameter is subjected to an internal pressure of 20 Newton per mm square. If the thickness of the vessel is 20 mm, the hoop stress developed is. तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसके अंदर कितना हुप स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं थिन सिलेंडर की। थिन सिलेंडर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जिसका फॉर्मूला होता है PD/4T और दूसरा होता है आपका लेटरल स्ट्रेस जिसे हम हुप स्ट्रेस कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है PD/2T। यदि आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हैं थिन सिलेंडर के, तो आपको थिन सिलेंडर क्या है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं भी पता है तो भी आप जो है आंसर इजीली निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं हुप स्ट्रेस की बात करता हूँ। P जो है आपका क्या है, इंटरनल प्रेशर जो कि आपको दे रखा है 20 और आपका डायामीटर जो है वो दे रखा है 500 mm अपॉन 2T। टी जो है आपकी थिकनेस कितनी है 20 mm में, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 500 अपॉन 2 यानी कि 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट हैविंग वैल्यू एज 200 मेगापास्कल एंड 100 मेगापास्कल रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा वो आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, तो ये होता है आपके सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 होता है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 200 माइनस 100 हो जाएगा
अपॉन 2, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 50। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और ये किस में आएगा, मेगा पास्कल में आएगा। यूनिट आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि यदि आप यूनिट ध्यान रखने की प्रैक्टिस करते हैं तो कभी भी आप न्यूमेरिकल में जो यूनिट है वो डिफरेंट यूनिट पुट नहीं करोगे। द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए प्लेन स्ट्रेस्ड एलिमेंट इज सिग्मा एक्स and sigma y is equals to 500 megapascal. Calculate the value of normal stress acting at an angle of 45 at x axis. तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखे हैं और आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद है, तो नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास आ जाएगा। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों की वैल्यू आपको 500 दे रखी है, तो 500 प्लस 500 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स की वैल्यू भी 500 माइनस 500 अपॉन 2 इंटू कोस जो है वो 45 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 90। तो ये तो आपका देखिए 500 प्लस 500 यानी कि अपॉन 2 है, तो आपका आंसर जो है 500 आ जाएगा। और ये तो आपका माइनस है, यानी कि ये तो टर्म जो है वो पूरी जीरो आ जाएगी, क्योंकि कोस भी 90 जीरो होता है और इन दोनों का डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 500 मेगा पास्कल आ जाएगा, और 500 ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The state of stress at a point under plane stress condition is sigma xx is equals to 40 megapascal, sigma y is equals to 100 megapascal and tau xy is equals to 40 megapascal. The radius of the Mohr circle representing the given state of stress in megapascal is। तो यहाँ पे आपको मोहर सर्कल की जो रेडियस है वो बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको मोहर सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला यदि पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। आर इज इक्वल टू होता है आपकी सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा रूट। ये फॉर्मूला होता है आपके मोहर सर्कल की रेडियस का, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, 40 है, माइनस 100 अपॉन 2 का आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 40 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 40 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 2 यानी 30, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 40 का हो जाएगा आपके 1600 का रूट करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 900 और 1600 कितना होता है 2500, और इसका रूट हो जाएगा 50। तो हमारा जो आंसर है वो 50 मेगा पास्कल में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला है, और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं मैक्सिमम में जो है वो फॉर्मूला लगता है, और यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आंसर इजीली कर पाएंगे। जेईई से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम फॉर्मूले याद होने चाहिए, और उन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे करना है, बस इतना पता होगा तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ये चैनल है टेस्ट आईक्यू, यहाँ पे ये जो सब्सक्राइब बटन है इसके पास में एक ज्वाइन बटन है। यदि आप टेस्ट आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके यहाँ से मेंबरशिप ले सकते हैं और आप टेस्ट आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डाउनवर्ड वर्टिकल लोड ऑफ 10 kilonewton acts at a distance of 40 centimeter from the left hand on a 1 meter long beam. This beam simply supported at both ends. The vertical reaction at the left end is। तो यहाँ पे आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में लेफ्ट एंड की रिएक्शन है वो बतानी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेईई एग्ज़ाम में जनरली रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है। यदि आप टेस्ट आईक्यू के रेगुलर
वीडियो देखते हैं तो आपको इजीली पता होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती हैं। एक तरफ आपका हिंज सपोर्ट होता है और दूसरी तरफ आपका रोलर सपोर्ट होता है, और उसके ऊपर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 10 किलो न्यूटन। और ये जो आपका, मैं इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी आर ए आ जाएगी, और यहाँ पे रिएक्शन आएगी वो आर बी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ़्ट, यानी कि ये आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा लेफ़्ट से, और ये टोटल 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे कौन सी रिएक्शन निकालनी है, लेफ़्ट एंड की। यदि आपको लेफ़्ट एंड की रिएक्शन निकालनी है तो आपको मूवमेंट जो है वो राइट एंड से ले लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी, यहाँ पे आप बी के अबाउट मूवमेंट लोगे तो आर बी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और आर ए इंटू कितना हो जाएगा, आर ए और आर बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, टोटल जो है वो आपकी 100 सेंटीमीटर है। और देखिए ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट है, तो यदि हम बात करते हैं मूवमेंट की तो ये आर ए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन ये 10 जो है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये रॉन्ग साइड में, यानी कि दूसरी साइड में डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं। 10 इंटू इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो ये आपका 60 हो जाएगा। तो आर ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10 इंटू 60/100, यानी कि ये वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी, जो कि किलो न्यूटन में आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया आपके मूवमेंट का मेथड। कुछ स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं जिनको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या होता है, यदि मैं बात करूं फॉर्मूले की, तो यदि मैं बात करूं रिएक्शन आर ए, यदि आपका लोड जो है वो डब्ल्यू हो, जैसे कि यहाँ पे 10 किलो न्यूटन दिया गया है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आर ए दिया गया है, तो लोड के इधर की जो डिस्टेंस होती है इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी कि यदि मैं इसको स्मॉल ए मानूँ, इसको बी मानूँ, तो डब्ल्यू इंटू बी हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। और यदि आर बी निकालना हो तो डब्ल्यू इंटू ए की साइड जितनी डिस्टेंस है अपॉन टोटल डिस्टेंस, यानी कि ए प्लस बी। ये आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है फार्मूले ज़्यादा याद नहीं रहते हैं, इसलिए आपको कम से कम फार्मूले जितने ज़रूरत हैं वही याद रखने चाहिए। जो बिना फार्मूले क्वेश्चन होता है उसको बिना फार्मूले ही करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट लेने का जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान लेंथ L कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2.0 किलोन्यूटन पर मीटर एंड हैज़ ए डायमीटर ऑफ 75 mm. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज 8.5 किलोन्यूटन इंटू मीटर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पान लेंथ ऑफ द बीम. तो यहाँ पे आपको जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, उसकी आपको लेंथ बतानी है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, और इसके ऊपर जो है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी इंटेंसिटी है W बराबर 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो मान लो L है, तो L लेंथ आपको बतानी है, और आपको दे क्या रखा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यदि मैं बात करूँ सिंपली सपोर्टेड बीम में यदि यूडीएल लगा हुआ हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/8, WL²/8। ये फॉर्मूला जो है कैसे आता है ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप निकालने नहीं बैठोगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आप पुट कर दोगे 8.5 इज इक्वल्स टू W जो है लोड है वो कितना दे रखा है 2L²/8, ये तो आपका हो जाएगा 4। L² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, ये आपके 34 हो जाएगा। तो L की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √34। अब यदि आपके पास जेई एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं होता है तो आप सभी को पता है 36 का जो रूट करते हैं वो आता है 6, तो 34 का जो है 6 से थोड़ा सा कम आएगा। और यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वैल्यू ये लगभग आएगी 5.8 के आसपास। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/8।
अगला क्वेश्चन दिया गया है ए शाफ्ट शोवन इन द फिगर रोटेट एट द रेट ऑफ 100 रिवोल्यूशन पर मिनट अगेंस्ट ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन इनटू मीटर पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट द शाफ्ट इज। तो यहाँ पे आपको पावर निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर दिया होगा। और इसका फॉर्मूले की बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है T इंटू ओमेगा। टी यहाँ पे क्या है, टॉर्क, और ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी। और यदि मैं बात करूँ एंगुलर वेलोसिटी, T इंटू 2πn/60 होता है, क्योंकि ओमेगा बराबर कितना होता है 2πn/60। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। T की वैल्यू आपके पास 1000 इंटू 2 इंटू पाई, और n की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, और यहाँ पे अपॉन क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10476, जो कि वोट में आएगी। और हमारा जो आंसर है वो किलोवाट में दिया गया है, तो किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 10.47 किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सर्कुलर सेक्शन हुज एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस इज डैश सेंटीमीटर की पावर 4। तो यहाँ पे आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, होलो सर्कुलर सेक्शन का। यदि मैं बात करूँ सर्कुलर सेक्शन की, तो सॉलिड सर्कुलर होगा, तो उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है आपका π/64 इंटू d⁴। और यदि मैं बात करूं होलो के लिए, तो ये आपका हो जाएगा π/64 d आउटर की पावर 4 माइनस d इनर की पावर 4। बस ये फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है, और आपके पास क्या आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपका होलो के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा π/64, d आउटर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका 8 की पावर 4 माइनस 6 की पावर 4 हो जाएगा। और यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर की पावर 4। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the load of 100 kilonewton is suddenly applied on a rod of cross-sectional area 50 मीटर स्क्वायर, then stress acting on it is। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि हम 100 किलोन्यूटन का सडन लोड लगाएं, एक लोड होता है आपका ग्रेजुअल लोड और दूसरा होता है सडन लोड। तो सडन लोड लगाएंगे तब हमारा जो स्ट्रेस है वो कितना होगा। तो यदि मैं बात करूँ सडन स्ट्रेस की, सडन स्ट्रेस जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेजुअल स्ट्रेस के होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू ग्रेजुअल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है। बस आपको यहाँ पे कुल मिला के 2 टाइम्स करना है। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है, यानी कि सडन और ग्रेजुअल में रिलेशन आपको पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। ये आपको याद होना चाहिए। लोड आपको कितना दे रखा है 100 किलो न्यूटन, तो ये 100 अपॉन एरिया कितना है 50, तो ये आपका हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा, जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 2 स्प्रिंग ऑफ 20 न्यूटन पर mm and 40 न्यूटन पर mm are connected in parallel and they both are connected to a spring with 30 न्यूटन पर mm in series. The equivalent spring stiffness for the arrangement is। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको अटेम्प्ट। तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट कैसा दे रखा है, पहले 2 आपको स्प्रिंग दे रखी हैं जो आपके पैरेलल में है। तो यदि मैं बात करूँ पैरेलल स्प्रिंग की, ये आपके हो गई पैरेलल में, और उसके बाद में तीसरी जो है वो आपके कनेक्टेड हैं सीरीज़ में इन दोनों के। तो ये आपकी हो गई पहली, जिसका 20 न्यूटन पर mm है के की वैल्यू। तो ये मैं इसे K1 पुट कर देता हूँ, ये आपका K2 और ये आपका K3 हो जाएगा। तो जो हमारा स्प्रिंग स्टिफनेस है वो पैरेलल के लिए कितना होता है, पैरेलल के लिए यदि मैं बात करूँ
तो आपका के इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2। और यदि मैं बात करूँ सीरीज़ के लिए बात करूँ तो इक्विवेलेंट जो होता है आपके 1/k इज इक्वस टू 1/K1 प्लस 1/K2 ऐसे होता है। तो पहले तो आपकी दोनों सीरीज़ में है तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पैरेलल के लिए K1 प्लस K2 यानी कि 20 प्लस आपका 40, तो ये आपका 60 न्यूटन पर mm में आ जाएगा। फिर ये मैं आपको इसको 1 लिख देता हूँ और जो आपका दूसरा इक्विवेलेंट आएगा यानी कि इसको मैं क्या करूँगा एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा तो इसका इक्विवेलेंट आ गया 1 और दूसरा वाला आएगा आपके पास ये K3 आ जाएगा। ये दोनों जो है इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो K इक्विवेलेंट 2 मान लेते हैं इसे, तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो 1/K इक्विवेलेंट जो है 1 का आया प्लस 1/K3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितनी है 1/60 प्लस 1/30 आ जाएगी। यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 60, तो ये 1 प्लस 2 यानी कि हमारा जो K इक्विवेलेंट 2 है यानी कि फाइनल है वो कितना आ जाएगा, इसको रिवर्स करते हैं तो 60/3 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन पर mm। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हमारी जो स्प्रिंग है वो पैरेलल है तो सिंपल उनका जो स्टिफनेस है स्प्रिंग स्टिफनेस वो ऐड हो जाएगी, और यदि वो सीरीज़ में है तो उनको रिवर्स करके ऐड करना है यानी कि 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। बस इतना आपको यदि पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। स्प्रिंग से कई बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने राइट हुए। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो कमेंट नहीं करके बताते हैं कि कितने सही हुए, तो मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी कमेंट करके बताएं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं मुझे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। आपको यदि कोई क्वेश्चन भेजना हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज में सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि कोई क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर कर लूँगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।